नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए एलपी सीबीटी 2 के लिए एज इट इज़ जैसे मैंने आप सभी को बतला रखा है कल के भी क्लास में, कल क्लास यानी कि कल मैंने एक आपको स्ट्रेटजी बताई कैसे चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो हम लोग वर्क एनर्जी पावर देख रहे हैं, ठीक है। देखिए, वर्क एनर्जी पावर की अगर आप बात जब करते हैं यानी कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति, तो हम लोग आज इसके क्लास नंबर तीसरे पे पहुंच चुके हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है, पार्ट 2 आपने नहीं देखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में गिवन है। और बहुत शिद्दत से चीज़ों को आपको कराया जा रहा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वर्क एनर्जी पावर से आपका केवल एएलपी सीबीटी 2 में ही क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे कि एज इट इज आपने सिलेबस जब पढ़ा है तो आपके टेक्नीशियन के भी पेपर हैं अभी, आगामी दिनों में जेई, अभी आपका आज भी जेई का पेपर होने ही वाला है। इसके अलावा एनटीपीसी का पेपर है। यहाँ वर्क एनर्जी पावर मतलब ऐसा चैप्टर है फिजिक्स के सेक्शन में, अगर हम बात कर ले एसएससी के भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो वहां भी देखने को मिलेगा। और बहुत कंसेप्चुअल और बहुत प्रैक्टिकली, जैसे कि आपने साइंस के सेक्शन में सिलेबस में देखा होगा, डेली लाइफ से रिलेटेड साइंस आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो एक जीता जागता एग्जाम्पल वर्क एनर्जी पावर वो चैप्टर है जो आपके डेली लाइफ से रिलेट कर रही होती है फिजिक्स को। चलिए, अब तक हमने ये दो सवाल देखिए, सवाल तो हमने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन मैंने आपको यही कहा कि आप यहाँ पर क्या अलग चीज़ों को देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन की क्वालिटी होगी, ठीक है भाई। मतलब एक क्वेश्चन में और ये दूसरे जो क्वेश्चन हमने कराए, इस दोनों क्वेश्चन में पूरा का पूरा वर्क आपको हमने क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। इसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन एक और हमने डिस्कशन किया है जिसमें कुछ डाउट आपके रह गए हैं, तो उस पर अभी हम लोग बात कर लेंगे। अब आ जाइए इधर। तो अब तक हम लोगों ने इतने फॉर्मूलाज अभी तक माइंड में क्लियर कर चुके हैं, जिसमें से अभी यहाँ पे इसको केवल छोड़ देना है, पावर जो आज हम लोग कवर कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में एनर्जी, और इसके बाद एक क्लास में केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जाएगा। इसीलिए बहुत अधिक परेशान नहीं होना है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए। देखिए, हर क्लास में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करवा ही रहा हूँ। इसके अलावा मैं एक केवल डेडिकेटेड होगा आपका क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जो क्लास वर्क एनर्जी पावर बेस्ड होगा। तो पहले वर्क एनर्जी पावर अच्छे से समझ लीजिए भाई। तो चलिए आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये दो सवाल है जो मुझे अभी करवाने हैं आपको। उससे पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है ना, जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट में हमें बात करनी है वो कंसेप्ट में मैं आपको पहले बात कर लेता हूँ। देखिए, आपने वर्क चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया है, मतलब इसके 360 डिग्री मैं आपको गिनवा देता हूँ। जैसे कि आपने जाना कार्य क्या है, तो आपने फॉर्मूला से आपने चीज़ों को देखा, यानी कि एफ डॉट एस ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, यानी कि किसका फंक्शन होता है, कॉस थीटा का फंक्शन होता है। तो इसमें आपने देखा कि वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा। और वर्क आपका नेगेटिव कब होगा, जब आपका फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और इसमें थीटा का कंसेप्ट आपको इंक्लूड है, जब डायरेक्शन सेम होगा तो 0 डिग्री, और जब जब आपका नेगेटिव वर्क हो रहा होगा यानी कि थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। इसी में एक केस हमने आपको बताया कि वर्क आपका 0 कब हो सकता है। इसके सारे कंडीशन हमने आपको बतलाए थे कि एक केस यानी कि आपने फोर्स ही 0 लगाया हो, डिस्प्लेसमेंट ही 0 रहा हो, या फिर थीटा की वैल्यू कितनी रही होगी, 90 डिग्री। इसके अलावे आपका 0 का एक कंडीशन जो ग्रेविटी है, यानी कि गुरुत्व बल के द्वारा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार से मूव कर रही है, ठीक है, हॉरिजेंटली, तो इसके जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा वर्क काम कर रहा होगा, गुरुत्व बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके द्वारा बनाया गया एंगल, यानी कि ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया फोर्स, तो एंगल कितना रहा, 90 डिग्री। तो गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य भी यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसके बाद फिर हमने बताया कि कोई भी वस्तु को, अगर यहाँ वस्तु रखा हुआ है, इसे नीचे से ऊपर उठाने में आपके द्वारा किया गया कार्य हमेशा पूछा जाता है। तो फॉर्मूला होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। तो इसको उठाने में आपने कितना फोर्स लगाया होगा, जितना इसका क्या होगा भाई, वेट होगा। वेट कहने का मतलब mg, आपने कितना फोर्स लगाया है, mg फोर्स लगाया है। कितने हाइट तक गया है, यानी वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, h हो गया। और जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, यानी कि सेम डायरेक्शन है, तो थीटा की वैल्यू 0, तो cos 0 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1। तो कोई भी वस्तु को जब भी हम नीचे से ऊपर उठा रहे होते हैं, ठीक है,
क्लियर कर लिया जाए थोड़ा सा। जब भी हम नीचे से ऊपर उठा रहे होते हैं तो उसमें किया गया कार्य क्या होता है, mgh होता है। ये भी क्लियर है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। तो पॉजिटिव का भी मैंने क्लियर कंसेप्ट किया, नेगेटिव भी बता दिया, जीरो भी बता दिया। कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठाने में किया गया कार्य क्या होता है, mgh होता है। इसके बाद एक हमने थ्योरम पे बात की, कार्य ऊर्जा। देखिए हर क्लास में मैं आपका रिवीजन कराऊंगा भाई, कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम की हमने बात की है। क्योंकि ये जो काम हो रहा है ना अभी 10 मिनट वाला काम, जो आपको शायद बोरियत फील हो रही होगी क्योंकि आप रेगुलर बने हुए हैं तो आपको बहुत आसान लगे, लेकिन यही एग्जामिनेशन के टाइम में 8-10 दिन पहले ना आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से चीजें मतलब आप देख रहे होंगे चीजें आपके पूरी होती चली जा रही होगी। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बताया गया था, वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको यह बताया गया था कि जो वर्क डन होता है यानी कि कार्य जो होती है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है उसके बराबर है। तो गतिज ऊर्जा में अभी मैं आपको एनर्जी के बारे में बताऊंगा तो ये और भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसी में हमने आपको एक डेरिवेशन निकाल दिया था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये मैं फाइनल आपका वैल्यू लिख दे रहा हूं, वी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर। ठीक है, ये वर्क डन था आपका। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ हमने बेसिक चीजें कि वर्क आपका स्केलर है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने आपको इसका तरीका भी बताया था कि यहाँ पे तरीका क्या है, इसको मैं हटा दूं। चलिए देखिए तरीका मैंने बताया था कि फॉर्मूला एफ क्या हो गया भाई, वेक्टर क्वांटिटी, एस क्या हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट और दो वेक्टर क्वांटिटी जब होगा तो रिजल्टेंट क्या होता है आपका स्केलर होता है। यानी ये कैसी हो गई भाई, अदिश राशि हो गई। यूनिट पे हमने बात किया है, क्या होता है यूनिट आपका जूल होता है, एसआई यूनिट। और आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा लिख दूं, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यूनिट हो गई आपकी जूल, ये हो गया फोर्स का न्यूटन, ये हो गया आपका मीटर। यानी एक जूल बराबर कितना होता है, एक न्यूटन मीटर भी होता है। ये भी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। फिर सीजीएस यूनिट पे भी हमने चीजों को निकालना आपको सिखाया था। चलिए सीजीएस यूनिट में भी मैं आपको बता दूं, यानी कि अच्छा एक चीज और मैंने यहाँ बताया आपको, एक जूल बराबर कितना अर्ग होता है, 10⁻⁷ अर्ग होता है। सीजीएस यूनिट में आपने कैसे निकाला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है भाई। तो फोर्स का आपको यहाँ क्या लिखना पड़ गया था, जैसे कि न्यूटन है, ठीक है, तो आप न्यूटन को, आप फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। मास को क्या लिख सकते हैं सीजीएस में ग्राम, ठीक है। ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आपका सेंटीमीटर। तो सीजीएस यूनिट क्या हो गया था, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये था आपका सीजीएस यूनिट। तो पूरी की पूरी चीजें वर्क के बारे में मैंने आपको फिर से अभी विद इन 5 to 7 सेकंड में मैंने चीजों को रिवाइज करवा दिया। ठीक है भाई, अब यही चीज को मैंने बहुत समराइज वे में जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो देखिए फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा होता है, एक जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर होता है। किसी भी वस्तु को ऊपर उठाने में किया गया कार्य वर्क डन इक्वल टू mgh होता है। यही चीज हमने लिखा है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। अब एसआई यूनिट यहाँ पे अगर आप लिखना चाहे तो इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। एसआई यूनिट की बात कर लिया जाए तो एसआई यूनिट हो गया आपका क्या भाई, आप लिख सकते हैं जूल, या आप क्या लिख सकते हैं न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक जूल बराबर आप 10⁻⁷ अर्ग भी लिख सकते हैं। ये भी आपको डाटा याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से सारी चीजें हमने लोगों ने कवर किया। अच्छा अब इसमें एक चीज और, यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम में मैंने आपको एक और कंसेप्ट दिया था जो आपके न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान के चलते 10 मीटर पर सेकेंड है और कुछ डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर ली है, मान के चलते s1 डिस्प्लेसमेंट हो जाने के बाद मास m है लेकिन इसकी स्पीड या तो 15 मीटर पर सेकेंड हो गई यानी कि स्पीड इंक्रीज हो गया, या आपको बोला जा सकता है कि 5 मीटर पर सेकेंड यानी कि घट गया। तो भाई कोई भी वस्तु जिसकी स्पीड को या तो इंक्रीज आप होते हुए देख रहे हैं या डिक्रीज होते हुए देख रहे हैं, यानी कि बढ़ते जा रही है स्पीड या फिर घट रही है, तो स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यहां मैंने साफ साफ शब्दों में लिखा था, स्पीड को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने के लिए किया गया कार्य आपसे पूछा जाएगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो भाई यहाँ पे जो कार्य हो रहा है, जो वर्क हो रहा है, किस कारण हो रहा है, तो इस बॉडी में जो मोशन आ जाने के कारण यानी इसके वेग में परिवर्तन, 10 से 15 वेग में परिवर्तन हुआ, चेंज इन वेलोसिटी देखें 10 से 5 हुआ, चेंज इन वेलोसिटी आया, यानी कि क्या हुआ भाई, गति में परिवर्तन आया। तो इस गति में परिवर्तन के कारण जो वर्क हो रहा है, तो वर्क किसके कारण हो रहा है, गति में परिवर्तन के कारण, इसलिए हम इसको एक क्या करते हैं, कार्य ऊर्जा थ्योरम, यानी कि गति में परिवर्तन के कार्य हो रहा है, यानी कि क्या हो गया भाई, गति के कारण कार्य किया गया यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ mv, ये हमने आपको पूरा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया था और ये मैंने अभी आपको रिवाइज बस करवा दिया यहाँ पे। ठीक है,
ठीक है ना मेरे भाई। तो यहाँ पे वही बात आपको लिखी गई है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय से ये वाली बातें यहाँ तीसरे नंबर पे। और ये चीज को मैं एक बार अभी आज फिर से रिकॉल करवाऊंगा। जो कुछ डाउट है स्टूडेंट्स के, हालांकि वो डाउट बहुत बेसिक से डाउट है, वो मैं वहां पे कल उसको पूरा डिटेल में डिराइव नहीं किया था क्वेश्चन को, इसलिए वो डाउट है आपके। ठीक है, अब मेनली अब हम लोगों को आज पावर और एनर्जी को कंप्लीट करना है। 2 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे पावर एनर्जी को। ठीक है, तीसरे क्लास में पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस और चौथे क्लास में हम लोग पूरा मैराथन करेंगे रिवीजन का, एकदम बेसिक से हर एक चीज को देखते हुए। लेकिन देखिए पावर की बारे अगर हम इसको पहले यहाँ क्या किया जाए, देखिए रिवीजन ऐसे ही होगा भाई। देखिए चीजों को आप जितना खुद से लिख करके प्रैक्टिस करेंगे बार बार, उतने चीजों को आप क्या करते जाएंगे भाई, याद आपके माइंड में होती चली जाएगी। याद इन द सेंस की कंसेप्ट आपका क्लियर होते चला जाएगा। देखिए सबसे पहले पावर की बात कर ले, तो अभी नोट्स में ही हम लोग चीजें देख लेते हैं, कंसेप्ट पे हम लोग काम करेंगे ही, क्योंकि डेफिनेशन वगैरह लिखने से अच्छा है। देखिए नोट्स को भी बड़े, देखिए एक तो पेड क्लास में जो कंटेंट दिया हो गया, देखिए यहाँ पे पेड क्लास में तो भाई इससे भी शानदार वे में मैंने दिया है कि किस प्रकार से रिलेशनशिप है, इसके चीज़ों को बतलाया है। फोर्स मोमेंटम के बीच के रिलेशन, इम्पल्स है, इम्पल्स के पूरे कंसेप्ट को निचोड़ आवेग संवेग में संबंध है। उसके बाद लिनियर, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट था ये आपका कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, जिसको मैंने बखूबी से बहुत डिटेल में समझाया। ये रहा पोटेंशियल एनर्जी का, फिर इधर से कंसेप्ट स्टार्ट होगा, रीस्टोरिंग फोर्स वगैरह सब, स्प्रिंग वगैरह का कंसेप्ट। और ये था मेन आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए पूरी चीजें यूट्यूब पे करा दो ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि कुछ चीजें पेड रहेगी भाई, है ना। जो अब मिनिमम फी है 200 300, अगर फी पे आप नहीं कर सकते हैं, हालांकि आप पे कर रहे हैं दूसरे जगह भी, वो मैं फिर से कर रहा हूँ कि दूसरे चीजों को मैं खराब नहीं बता रहा हूँ भाई, आपको मैं कह रहा हूँ वहीं पढ़िए आप। लेकिन YouTube पे आप एक बार कंटेंट देखिएगा तो आपको लगेगा वर्थ इट है, फायदा है यहाँ पे ही पेमेंट करना, इसीलिए मैं बता। अब यहाँ पे मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकली चीजों को दिखाया कि कैसे एनर्जी आपका कांस्टेंट हो रहा है, इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, वेलोसिटी जीरो। और ये मतलब एक चीज को प्रैक्टिकली, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब आप कर रहे होते हैं ना, वहां पे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना था, वो मैंने आपको कंसेप्ट दिया, ये हमने आपको बता दिया। चलिए तो हमें अभी करना है भाई पावर के ऊपर बातें। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट फिजिकल मीनिंग हम लोग समझेंगे। पावर कहने का मतलब क्या है, अगर डेफिनेशन देख रहे होते हैं तो वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, ठीक है ना। यानी कि एकांकी समय में किए गए कार्य को हम लोग शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। आप यही डेफिनेशन पढ़े होंगे, ये हो गया आपका P इक्वल्स टू वर्क डन अपन टाइम। बस इतने से काम नहीं होगा भाई, ठीक है। अब आइए मेन मुद्दे पे हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले आ जाइएगा, हम लोग अपने कंटेंट में आते हैं, जो हम लोगों को फिजिकली एकदम प्रैक्टिकली समझना है पावर के बारे में, ठीक है। तो चलिए पावर को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो रहा नोट्स की बातें भाई, ठीक है, लेकिन हम लोग तो वैसे पढ़ेंगे नहीं। देखिए पावर भी मिल सकता है आपको, या फिर आपको मैकेनिकल पावर भी मिल सकता है, यानी यांत्रिक शक्ति भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है ना, यांत्रिक शक्ति भी। जैसे कि इसको मैं एक पहले एग्जांपल देता हूं और चीजें अच्छी से होगी आपको क्लियर। जैसे कि कोई 2 मशीन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। मान के चलते हैं ये आपका मोटर है, मोटर 1, और ये है आपका, साइज बड़ा बनाने से आपको लग जाएगा इसका पावर अधिक इसका पावर कम, ठीक है। मोटर ये हो जाएगा आपका दूसरा। तो अब इस मोटर 1 की अपनी कुछ पावर होगी P1, और इस मोटर की अपनी कुछ पावर होगी P2, है ना। यही तो है पावर ना भाई, मैकेनिकल पावर। या जनरेटर ही ले लीजिए, तो जनरेटर की अपनी कुछ शक्ति होगी, या दूसरा जनरेटर जो आप देख रहे हैं इसकी कुछ अपनी अलग शक्ति होगी कि नहीं भाई। इसी चीज को मैं समझाना चाहता हूं, तो समझिए पावर कहते किसको है। पावर यानी कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है ना, द रेट ऑफ, फिर से सर डेफिनेशन लिख रहे हैं, नहीं भाई सुनिए पहले, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। हिंदी में लिखे अगर हम इसको, तो कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने यहां लिखा है इसको, ताकि मैं अभी समझाऊंगा तो बार बार यहां पे आ सकूं। लिखा गया द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कार्य करने की जो दर है। यानी पावर किसको हम कह रहे हैं भाई, पावर हम किसको कह रहे हैं, पावर हम किसको कह रहे हैं, कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को पावर कह रहे हैं। यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग पावर कह रहे हैं। यानी कि दर मतलब क्या हो जाएगा, रेट। रेट मतलब होता है कि समय, यानी कि सेकंड या मिनट या आवर, समझ में आ रहा है, यानी कितने सेकंड में। इसका फिजिकल मीनिंग अगर हम लोग देखें, या इसका फिजिकल मीनिंग अगर हम लोग देखें, इसका मतलब ये है कि
कितने सेकेंड में या कितने मिनट में या कितने आवर में। देखिए आपके पास यहाँ पे मतलब एक बात आ गया, जो फिजिकल क्वांटिटी आई वो आई समय, ठीक है। यानी कि जो दर यानी क्या इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, समय को रिप्रेजेंट कर रहा। और दूसरा आपके पास फिजिकल क्वांटिटी क्या आई भाई, कार्य आई, ठीक है। यानी कि कोई भी कार्य को कितने समय में किया जा रहा है, समझ में आ रहा है, उसी को क्या किया कहा जा रहा है, उसी को पावर कहा जा रहा है। मतलब मोटर 1 की जो पावर है ये डिपेंड करेगी कि ये कितना समय ले रही है, कितना समय में वो कितना कार्य को कर रही है। मतलब ये मोटर 10 सेकेंड लेती है और कितना काम करती है, 50 जूल काम करती है। तो ये हो गया इसका पावर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया, 5। और पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वाट, यानी कि 5 वाट। अभी हम इसको और खोलेंगे फिजिकली, ठीक है ना, एकदम आंखों से आप देख पाएंगे पावर को आप। और मोटर 2 की बात की जाए तो मोटर 2 के बारे ये कहा गया कि ये जो है 10 सेकेंड में, ठीक है, ये 10 सेकेंड में जो है 60 जूल काम करती है। इट मीन्स इसकी पावर कितनी आ गई भाई, 6 वाट। तो अब बताइए किसकी पावर अधिक हुई, मोटर 1 या फिर मोटर 2 की, हमें ये बताइएगा भाई। भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है भाई। हमने आपको ये कहा कि पावर किसकी अधिक है, तो पावर किसकी अधिक है, जो कार्य को कर रहा है, ठीक है ना, बहुत कम समय में। यानी कि अगर आप देखिए ये 10 सेकेंड में 50 जूल काम करता है और ये 10 सेकेंड में 60 जूल काम कर रहा है, तो सिंपल सी बात है जो पावर जो 2 है वो ग्रेटर देन पावर 1 है, क्योंकि ये मात्र और मात्र 5 वाट, इसका पावर कितना आया, 5 वाट आया। अब एक चीज को यहां पे और भी मैं क्लियर करता हूं, पावर 1 कितना आया भाई, 5 वाट आया। तो पावर 2 कितना आया, 6 वाट आया। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, पहले ये समझाइए हमें। इसका फिजिकल मीनिंग ये है, 5 वाट कहने का मतलब क्या है, 5 वाट कहने का मतलब ये है, क्या है भाई, 5 वाट कहने का मतलब क्या है, 5 वाट कहने का मतलब क्या है। इसको और मैं थोड़ा सा सिंपल करूं, 5 वाट कहने का मतलब क्या है, पहले हमें बताइए। पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपन टाइम, यही होता है ना पावर का फॉर्मूला। कैसे हुआ ये फॉर्मूला, कि पावर हम किसको कहते हैं, कि कितना समय में आपने कितना कार्य किया, ठीक है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। कार्य करने की दर को पावर शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्लियर हुआ। यानी कि अगर यूनिट देखें तो पावर की यूनिट क्या हो गई, वाट हो गई, और वाट वर्क का क्या हो गया, जूल, और सेकंड का क्या हो गया, टाइम का क्या हो गया, सेकंड। यानी कि 1 वाट इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 1 जूल पर सेकंड। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई, सिंपल सी बात है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, पावर जो आपने 5 वाट लिखा, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि कोई मशीन 1 सेकेंड में कितना कार्य करती है, 5 जूल करती है। इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ, 6 वाट का। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी मशीन 1 सेकेंड में कितना काम करती है भाई, 6 जूल कार्य करती है। क्योंकि पावर का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड में किया गया जो कार्य है वही उसकी पावर होती है। समझ में आया ना भाई। तो अब यहाँ पे अभी आप देखिए, यहाँ पे जो मैंने 2 मोटर आपको बनाया, अभी वो आपको प्रूफ भी कर रहा हूँ, देखिएगा 1 मिनट। देखिए ये हो गया आपका मोटर 1, ये हो गया आपका मोटर 2। इसका आपने पावर आपने क्या लिखा था भाई, चलिए पावर मैं नहीं लिखूंगा। अभी आपने इसका क्या निकाला था, इसने पावर आपने कैसे निकाला था, कितना वर्क किया, इसने 50 जूल कार्य किया था, ठीक है। इसके लिए इसने कितना समय लिया, इसके लिए इसने 10 सेकंड का समय लिया, ठीक है। तो 1 सेकंड में ही ना आपने 5 वाट निकाला है पावर। यानी कि पावर जो आपने लिखा 5 वाट, ये क्या है भाई, ये 5 वाट क्या है, हमें ये बताइए। 5 वाट क्या है, तो 1 वाट इक्वल्स टू क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड होता है। तो 1 वाट को अगर हमें 5 वाट बनाना है तो इधर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 जूल पर सेकेंड। यानी कि 5 वाट अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड में वो मशीन कितना काम कर रही है, 5 जूल कार्य कर रही है। कोई बल्ब आप जब देख रहे होते हैं, ठीक है, 9 वाट की ये बल्ब है भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसकी शक्ति कितनी है, इसकी शक्ति 9 वाट है। तो आप हमें ये बताइए शक्ति की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट होती है। तो आप लिख सकते हैं 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। कैसे लिखे सर, P इक्वल्स टू, यानी शक्ति होती है क्या, कि आपने कितना समय लिया है, ठीक है ना, आपने कितना समय लिया है किसी भी कार्य को करने में, वो होती है पावर। तो 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल, ये हो गया वाट, ये हो गया जूल पर सेकेंड।
तो यहाँ आपको लिखना है 9 वाट, तो 9 से मल्टीप्लाई किया आपने तो 9 वाट इधर हुआ। तो LHS में आपने 9 मल्टीप्लाई किया तो आपको RHS में भी 9 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 9 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि ये जो बल्ब है ये 1 सेकेंड में कितना कार्य कर रही है भाई, 9 जूल कार्य कर रही है। 9 वाट का मतलब यही है। अगर कोई भी मशीन जिसका पावर 100 वाट है, इसका मतलब यह है कि ये जो मशीन है 1 सेकेंड में कितना कार्य कर रही है भाई, 100 जूल कार्य कर रही है। समझ में आया कि नहीं आया, पहले में ये बताइए। अब आइए, ये तो पावर की कंसेप्ट हो गई। अब बात कर ले थोड़ी सी एनर्जी को समझिए, क्योंकि मेन कंसेप्ट पावर और एनर्जी को डिफरेंस करना ही आपको मुझे सिखाना। ये फॉर्मूला डिराइव करना मुझे नहीं सिखाना। ऊर्जा यानी कि एनर्जी, ऊर्जा यानी एनर्जी किसको कहते हैं, तो आपने पढ़ा भी है किताब में, मैं उसको लिख दूं लाइन में, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना। यानी कि कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी कि इसमें जो आपने लिखा है द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और यहाँ पे आप जो लिख रहे हैं पावर के बारे में, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसके बीच के डिफरेंस आपके फिजिकली आप समझ पा रहे हैं, इसको अंतर कर पा रहे, इसका मतलब क्या है। यानी यहां पे ये बता रहा है क्या, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी आप में कितना कार्य करने की क्षमता है, ठीक है ना। जो कार्य करने की जो क्षमता है वही क्या है, आपकी एनर्जी है, ठीक है, वही क्या है, आपकी एनर्जी है। तो भाई एनर्जी का अगर ऐसा ही यूनिट पूछे तो आप नहीं बता पाइएगा, क्योंकि आपने वर्क पढ़ा। एनर्जी है क्या, कितना कार्य करने की क्षमता है। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल ही होगी। काइनेटिक एनर्जी एनर्जी है तो उसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल होगी। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या एक एनर्जी है तो उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल ही होगी। हम लोग काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अभी नहीं देख रहे, बस आपको समझा रहे हैं। पहले ये समझिए कि एनर्जी मतलब क्या, कार्य करने की क्षमता, लेकिन पावर क्या, कितने समय में आपने कितना कार्य किया है, वो होता है शक्ति। और एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा यानी कि एनर्जी कहते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा भाई, जो वर्क की एसआई यूनिट है, ये कैसी क्वांटिटी होगी, जैसा वर्क है स्केलर क्वांटिटी तो एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी। अब आ जाइए थोड़ा सा हम लोग, अब आ जाइए हम लोग पावर, और चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ मैंने लिख करके रखा भी है, अब देखिए इसको समझिए। दोनों के बीच के अंतर को मैंने लिखा, एक तो मैंने डेफिनेशन यहाँ लिख दिया, द रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि कार्य करने की जो दर होती है, यानी पावर इक्वल्स टू जो आपने समय लिया है वर्क करने में, उसको आप कहते हैं पावर। और एनर्जी किसको कह रहे हैं भाई, एनर्जी हम लोग कर रहे हैं द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कार्य करने की क्षमता, यानी कि एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका वर्क। यही तो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा, जो मैंने आगे बताया था कि इसको और भी मैं क्लियर करूंगा, धीरे धीरे आपका पूरा क्लियर अब होते चला जाएगा। अब इन दोनों को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल की तरह से समझा रहा हूं कि ये जो आपको यहां लिखा गया इसको ध्यान से पढ़िए। पावर का मतलब ये कि कोई काम आप कितना जल्दी करते हैं, पावर ये बता रहा है कि आप कोई भी कार्य को कितना जल्दी करते हैं, ठीक है। और एनर्जी क्या बता रहा है भाई, एनर्जी बता रहा है कि कोई भी कितना ज्यादा काम कर सकता है। एनर्जी क्या बता रहा है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी मशीन कितना ज्यादा काम कर सकता है। अब इसको एक एग्जांपल ऐसे समझिए कि आप एक में से एक दोस्त आपका जो है वो मैथ्स का एक टॉपिक टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क को पढ़ने में 2 घंटा समय लेता है सॉरी, ठीक है। और इसके बाद वो एक सब्जेक्ट और पढ़ लेता है साइंस में, साइंस का एक टॉपिक है जिसको हम लोग बायोलॉजी में सेल चैप्टर को वो पढ़ पाता है, जिसको पढ़ने में ये 2 घंटे का समय लेता है, ठीक है भाई। यानी अब इसके बाद ये व्यक्ति क्या हो जाता है, थक जाता है। इसने कुल कितना स्टडी किया है भाई, 4 आवर, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर आपका एक मित्र है, और ये मित्र का थोड़ा सा स्टडी टाइम टेबल अगर आप देखें तो इसको टाइम एंड वर्क, ये भी वही टाइम एंड वर्क पढ़ना स्टार्ट किया, इसको समय लग रहा है 3 घंटा, ठीक है भाई। इसके बाद फिर ये साइंस का वो सेल चैप्टर भी पढ़ा है, इसको पढ़ने में इसको लग गया भाई, इसको भी 3 घंटा लग गया है। और इसके बाद भी फिर ये एक और इस सब्जेक्ट पढ़ रहा है करंट अफेयर, इसको 2 घंटे तक ये पढ़ रहा है। यानी यहाँ पर अब आपको समझाऊंगा मैं पावर और एनर्जी के बीच का डिफरेंस को, ठीक है ना, ध्यान से अब समझने की कोशिश करिएगा। यानी ये जो लड़का था, यानी या आप जो है या कोई भी है, उसने टोटल कितना स्टडी किया है, तो अगर आप देखेंगे इधर 2 घंटा और इधर 2 घंटा, यानी कि इसका जो स्टडी आवर रहा भाई कितना, 4 घंटा ये पढ़ा भाई।
और अगर आप इसका कैलकुलेट करें 3 घंटा 3 घंटा और 2 घंटा, 6 दूनी 8 घंटा, 6 दूनी 8 इन द मतलब कि 6 2 8 घंटा, यानी 8 घंटा इसका स्टडी आवर रहा, इसका 4 घंटा। अब एक बात बतलाइए, अगर मैं पूछूं इसकी एनर्जी E1 है, ठीक है, और इसकी एनर्जी E2 है, चलिए मैं ग्रीन से हाईलाइट कर दूं, इसकी एनर्जी E1 है और इसकी एनर्जी E2 है, चलिए भाई, और इसका पावर P1 है और इसका पावर P2 है, इसको मैं येलो से हाईलाइट कर दे रहा हूं, चलिए ठीक है भाई, ग्रीन से ही कर दिया हूं, ये हो गया आपका P1 P2, ठीक। अब हमें ये बताइए कि रिलेशन E1 ग्रेटर देन E2 या E2 ग्रेटर देन E1, या दोनों की एनर्जी बराबर है, P1 दोनों की शक्ति बराबर है, या P1 ग्रेटर देन P2 है, या P2 ग्रेटर देन P1 है, कैसे समझेंगे भाई? तो चलिए अब आ जाइए, प्रैक्टिकली एकदम मैंने कहा ना समझाऊंगा, ये आप और एक आपका ये दोस्त, ठीक है। इसका जो स्टडी आवर रहा, ये टोटल कितना स्टडी किया भाई? इसने 4 घंटा स्टडी किया। इसने कितना स्टडी किया भाई? इसने 8 घंटे को स्टडी किया है। इसने 2 टॉपिक को कंप्लीट किया है, एक टॉपिक को कंप्लीट करने में 2 घंटे और दूसरे को भी 2 घंटे में लिया। इसने 2 टॉपिक तो सेम रखा, इसमें 3 घंटा इसको लग गया, इसको 3 घंटा लगाया, इसने 2 घंटा एक्स्ट्रा एक टॉपिक को पढ़ा है, ठीक है, इसी कारण तो इसका आवर भी पड़ गया है 8 घंटे तक, ठीक है भाई। अब चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले पावर की। इसका पावर क्या है? पावर यानी कि P1 से हम इसको डिनोट करते हैं, तो और इसका हो जाएगा पावर 2, ठीक है। अब सिंपल सा कॉमन सेंस लगाइए, पावर इक्वल्स टू होता क्या है? पावर इक्वल्स टू होता है कि कितना समय में आपने कितना कार्य किया है, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, पावर क्या बताता है कि कोई भी काम को आप कितना जल्दी करते हैं। देखिए यहां पर अभी मैंने लिखा था, पावर क्या बताता है? कोई भी काम को आप कितना जल्दी करते हैं, कोई भी काम को आप कितना जल्दी करते हैं, ये पावर बताता है। और कितना ज्यादा देर तक आप काम कर सकते हैं वो डिपेंड करता है आपके एनर्जी के ऊपर, ठीक है। तो अगर यहां पे हम कंपैरिजन कर लें तो इसको टाइम एंड वर्क पढ़ने में 2 घंटा समय लगा, इसको टाइम एंड वर्क पढ़ने में 3 घंटा समय लगा। यानी कि अगर यहां पे हम पावर निकालें टाइम एंड वर्क पढ़ने का, केवल दोनों का, तो इसको पढ़ने में कितना समय लग रहा था भाई? 2 घंटे समय लग रहा था, ठीक है। इसको समय 2 घंटा लग रहा था और इसका टाइम एंड वर्क का पावर निकाले तो यहाँ वर्क डन अपन टाइम इसको 3 घंटा समय लग रहा था, ठीक है। तो समय अगर ज्यादा है तो पावर यहाँ क्या आएगी? कम है। यहाँ पे समय क्या है भाई? समय यहाँ पे क्या है? कम है, तो पावर क्या होगी? यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। यानी कि पावर इसका मतलब क्या आया? पावर इसका मतलब ये है कि कोई भी किसी भी काम को कितना जल्दी कर सकता है। तो ये टाइम एंड वर्क को पढ़ने में मात्र 2 घंटा समय लिया और सेल चैप्टर को पढ़ने में ये 2 घंटा, यानी कि 2 चैप्टर को ये 4 घंटे में समाप्त कर दिया। समझ में आया अब इसको? यानी कि ये 2 चैप्टर को ये 4 घंटे में समाप्त किया है। लेकिन यहां पे अगर आप देख ले इस लड़के को, तो इसने 2 चैप्टर को समाप्त करने में कितना समय ले लिया? 6 घंटा समय ले लिया। यानी कि ये 2 चैप्टर तो समाप्त किया लेकिन इसने 6 घंटे का समय ले लिया। यानी कि पावर अब किसकी अधिक हो गई? P1 ग्रेटर देन P2 हुआ कि नहीं, हमें यह बताइए। क्योंकि पावर कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी किसी भी कार्य को कितना जल्दी कर सकता है। तो वही 2 चैप्टर को ये 4 घंटे में कर लिया, लेकिन वही वो 2 चैप्टर में ये 6 घंटे का समय लिया। अब बारी है भाई एनर्जी की। तो एनर्जी 1 और ये हो गया आपका एनर्जी 2 की बारी। अब ये देखिए इसके पास एनर्जी बस 4 घंटे पढ़ने की ही थी, इसने मात्र 4 घंटा ही पढ़ा, ठीक है, 4 घंटा ही इसके पास स्टडी आवर रहा, लेकिन इसकी एनर्जी अधिक होने के कारण ये 6 घंटे तक पढ़ा है भाई। तो अब समझ में आया, E1 क्या हो जाएगा? लेस देन E2, यानी E2 की एनर्जी ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है जिसका पावर अधिक है उसका एनर्जी, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और बहुत ये देखिए, ये मैंने एग्जाम्पल ये क्यों दिया है, इसके पीछे का रीजन ये है कि आपका ये सवाल पूछा, बिल्कुल रेलवे ने नहीं पूछा इतने अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। यूपीएससी ऐसे स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। अगर आप सीडीएस का पेपर देते हैं, एनडीए का पेपर देते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट का अगर आप पेपर दे रहे होंगे, या इवन यूपीएससी आईएएस लेवल पे अगर आप जाएंगे ना, तो ऐसे स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा कि कोई वस्तु या कोई भी मशीन, ठीक है, जिसकी पावर अधिक है उसकी एनर्जी भी अधिक होगी। या दूसरा स्टेटमेंट देके दिया जाएगा कि कोई भी वस्तु जिसकी पावर अधिक है उसकी एनर्जी कम होगी। या आपको तीसरा ऑप्शन दिया जाएगा कि दोनों ऑप्शन सही या दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही। तो भाई देखिए जरूरी नहीं है, अब ये और 2 घंटा ये पढ़ लेता तो ये 6 घंटा इसका स्टडी आ जाता, इसका 2 घंटा और बढ़ जाता। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसका पावर अधिक होगा, ठीक है ना, जिसका पावर अधिक होगा उसका एनर्जी अधिक होगा ही होगा। ये डिपेंड करता है कि उसने कितना कार्य किया है, कितना समय लिया है और कितने देर तक कार्य को किया है। जैसे कि अब 2 महिलाएं हैं, ठीक है, अगर 2 महिला मित्र को अगर हम लोग ले लेते हैं
ठीक है। अगर 2 महिला मित्र को अगर हम लोग ले लेते हैं तो भाई ये सुबह से लेकर के, ठीक है, मॉर्निंग 6 बजे ये उठती है और रात के 8 बजे तक ये क्या करती है, घर का काम वगैरह करती है। और ये सुबह 8 बजे उठती है और दोपहर 11 बजे तक काम करके खत्म कर लेती है। तो भाई ये कम समय में बहुत अधिक कार्य कर लेती है, इसकी पावर अधिक है, लेकिन इसकी कैपेसिटी क्षमता कम है। इसकी क्षमता अधिक है कि ये रात तक और भी एक्स्ट्रा कार्य कर रही है, ठीक है ना, और भी कुछ दूसरे काम पे ये। तो ये हो गया पावर और एनर्जी का मेन डिफरेंस। समझ में आया कि नहीं भाई? अब हम यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए ताकि यहाँ पे होच पोच ना हो भाई, क्योंकि ये सब कंटेंट रिवीजन में बहुत काम आने वाला है भाई, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे अब आपको एग्जैक्ट अब मीनिंग अब आपको आज समझ में आया होगा पावर और एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस क्या है। पावर क्या है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कार्य करने की दर, यानी कि कोई भी मशीन कितने समय में कितना कार्य को कर देगा। एनर्जी का मतलब यह है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है कार्य करने की। 24 घंटे का समय है, आप 24 में 20 घंटा कार्य कर सकते हैं या 10 घंटा कार्य कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा एनर्जी के ऊपर। लेकिन कोई भी कार्य को कोई कितना जल्दी कर सकता है, ठीक है ना। अगर कोडिंग लिखना है तो एक व्यक्ति उसको 10 घंटे में लिख रहा है और एक व्यक्ति 5 घंटे में लिख रहा है, तो उसकी पावर कैपेसिटी, पावर क्या है उसकी, अधिक है 5 घंटे में। लेकिन एक व्यक्ति जो है एक कोडिंग को 10 घंटे में लिखा है और एक व्यक्ति 5 घंटे में लिखा, वो 5 घंटे के बाद वो थक गया, उसके पास एनर्जी नहीं है दूसरा कोडिंग, लेकिन वो 10 घंटे वाला बंदा फिर से वो दूसरा कोडिंग लिख दिया है 10 घंटे में, यानी 20 घंटा उसने कार्य किया, ये मात्र 5 घंटा। तो एनर्जी इसकी अब अधिक हो गई। समझ में आ गया? क्लियर है पावर एनर्जी के बीच में। अब आ जाइए कुछ मतलब बेसिक चीजें अब हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए पावर के बारे पहले देखिए, एक चीज तो अभी मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर आप इतना आराम से चीजों को समझ चुके होंगे कि एनर्जी क्या है भाई। एनर्जी कुछ नहीं है, कार्य करने की क्षमता है। एनर्जी क्या है भाई? कार्य। देखिए ये मैं इतना डेप्थ में जाके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको कोई चीज याद नहीं करना होगा, न तो यूनिट ना स्केलर वेक्टर वगैरह का कंसेप्ट आपको याद करना होगा। एनर्जी कार्य करने की क्षमता है। कार्य आपको पता है कैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। तो एनर्जी भी क्या रहेगी भाई, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट जूल है भाई, तो इसकी भी एसआई यूनिट जूल है। काम खत्म। चलिए अब आइए हम लोग बात करते हैं पावर के बारे में, उसकी थोड़ी सी देख लेते हैं वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है या फिर यूनिट वगैरह, सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं पावर के बारे में, तो भाई चलिए पावर क्या होता है, कितना कार्य किया है आपने कितने समय में, है ना, यही होता है। तो पावर की जो एसआई यूनिट होती है, ठीक है, एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट बोल लीजिए, ये होता है आपका वाट, ठीक है, और ये हो गया आपका जूल और ये हो गया आपका सेकंड। यानी 1 वाट इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 1 जूल पर सेकंड। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके पास आ गया, 1 वाट इक्वल्स टू क्या होता है, 1 जूल पर सेकंड। ये सारा मैंने लिख रखा है नोट्स में भी और ऊपर में भी मैंने लिखा, ठीक है। एक तो ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा 1 किलो वाट इक्वल्स टू क्या होता है, ये भी याद रखिएगा, 1 किलो वाट इक्वल्स टू होता है 1000। 1 किलो वाट इक्वल्स टू 1000 वाट होता है। 1 किलो वाट में कितना वाट होता है, 1 किलो वाट, सॉरी यहां मैंने बोल दिया 1 किलो वाट इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 वाट होता है, ठीक है। ये दूसरा रिलेशन क्लियर हो गया। अब आइए इसको थोड़ा सा हम लोग डिराइव करते हैं और भी फॉर्मूला यहां से निकालते हैं। जैसे यहाँ पे इसको मैं डिराइव कर रहा हूं भाई, समझिएगा इसको अच्छे से। देखिए जैसे आपने अभी लिखा पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपन टाइम होता है, ठीक है। तो आप पावर वर्क की जगह आप क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं मेरे भाई। अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे और भी समझा दूं पावर के बारे में, कि स्केलर या वेक्टर ये भी समझा दो। तो कि वर्क कितना क्या किया कितना समय में, ठीक है भाई। वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना भाई, अदिश राशि है। टाइम भी कैसी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है, तो भाई पावर भी क्या आएगा आपका, स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर। चलिए अब इसको थोड़ा डिराइव कर ले। पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपन टाइम, तो वर्क को लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। कोई दिक्कत होगा? चलिए एक दूसरा फॉर्मूला ये हो गया पावर का, ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब तीसरा फॉर्मूला मैं ये बता रहा हूं कि आप पावर इक्वल्स टू एफ डॉट भी भी आप लिख सकते हैं। ये तीसरा फॉर्मूला ये कैसा है, तो देखिए आपको मैंने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया है, या फिर मोशन चैप्टर मैंने बताया है। जो वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है, ठीक है। ये भी तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, ये क्या था आपका डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे टाइम, तो इसके जगह में आप वेलोसिटी लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे सर, बस वही मैंने किया है वहाँ पे, ठीक है। वहीं पे मैंने वही भी चीज की है भाई। तो ये हो गया अब आपका। अब यहां से भी अगर देखिए तो फोर्स क्या है आपका भाई, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन बीच में क्या है डॉट प्रोडक्ट है। तो याद करिए दो स्केलर, सॉरी स्केलर मैंने लिख दिया, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है।
दोनों क्या है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आपका वेक्टर, दो वेक्टर क्वांटिटी लेकिन बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, स्केलर आता है। अभी ये सब पहले का क्लास आप देखेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 और एप्लीकेशन भी मैंने समझाया अच्छे से, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला समझ में आया कि नहीं भाई। अब आ जाइए चौथे फार्मूला पे हम लोग। अगर चौथे फार्मूला इसका लिखना चाहे तो P इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपन टाइम। तो अब बताइए कोई भी वस्तु को, ठीक है ना, मान के चलता है ऐसे यहाँ वो नीचे कोई वस्तु रखा, अब इसको नीचे से ऊपर आपने उठाया, तो इसके लिए आपने कितना कार्य किया भाई। तो याद करिए मैंने बताया है इसको उठाने में आपने कितना फोर्स लगाया है, क्योंकि वर्क कैसे निकलता, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। कितना फोर्स लगाया है, मान के चलते हैं h हाइट तक ऊपर गया, तो भाई फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा का वैल्यू 0 हो गया, यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब ये सब मैं डेप्थ में नहीं आऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा भाई, पहले की क्लासेस देख लेंगे। कितना फोर्स लगाया, जितना इसकी भार होगी, भार mg है, कितना हाइट गया है h हाइट तक, यानी कि एक फॉर्मूला आपका यहां से निकल गया mgh/t। यानी ये कुल मिलाकर के पावर के कितने फॉर्मूले हम लोगों ने निकाल दिए हैं, और मैंने सारे फॉर्मूला डिराइव करते हुए समझाए हैं, ठीक है। तो एक भी चीज आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पावर स्केलर क्वांटिटी है। चलिए यूनिट की बात कर लिया जाए, ऐसा यूनिट वाट होता है, या फिर 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकंड। ये इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि आपके एलपी में ही पूछा जा चुका है कि जो रिलेशन है जूल इक्वल्स टू वाट सेकंड, ठीक है, कौन सा सही है। तो भाई देखिए जूल इक्वल्स टू वाट सेकंड लिख सकते हैं इधर मल्टीप्लाई करके, बस इसीलिए मैंने यहाँ पे इतना काम किया है दोस्त। अब आ जाइए इसके बाद 1 किलो वाट इक्वल टू कितना होता है 1000 वाट, ये तो बेसिक सी चीज है, सबको पता है। तो एक फार्मूला हो गया आपका यहाँ पे, ये थोड़ा सा इसको क्लियर किया जाए। चलिए ये एक फार्मूला आपका हो गया है, चलिए भाई ये आपका एक फार्मूला आ गया वर्क डन अपन टाइम, ठीक है। दूसरा फार्मूला बस यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम इक्वल टू वेलोसिटी कर दिया, और कितना कार्य करना पड़ता है किसी वस्तु को नीचे से ऊपर होने का, तो mgh अपन t कर दिया। यानी कुल मिलाकर पावर के कितने फार्मूलाज हमने लिख लिए हैं, 4 फार्मूलाज लिख लिए हैं। चलिए चौथा फार्मूला यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, मैं मेंशन कर देता हूँ। 8वें नंबर में पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका mgh/t। देखिए पढ़ाने के दौरान भी बहुत सारी चीजें यहाँ मैं जब लिख रहा था, तो क्योंकि यही होता है ना, जब चीजों पे आप काम कर रहे होते हैं ना, समझाने के दौरान बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा आती है, इसलिए मैंने कहा था हमेशा नोट्स के अलावा क्लास एक बार जरूर देखिए हमारा। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे मैंने बता दिया है कि पावर आपकी स्केलर क्वांटिटी है। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसा यूनिट भी बताया, 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकंड भी मैंने आपको करा दिया है, ठीक है भाई। तो पावर का कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ कि नहीं भाई। अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लिए जाए क्या, चलिए क्वेश्चन कर लिया जाए। एक क्वेश्चन अभी मुझे यहाँ पे आपको समझाना था, ये वाला। हालांकि चलिए इस पे हम लोग अभी आते हैं, पहले ये सारी चीजें क्लियर हो गए, इसको पूरा क्लियर कर लिया जाए। जगह पे हम लोग अपना जगह बना लेते हैं पहले और भी कार्य को करने के लिए। ये आपका यहाँ पे हमने पूरा का पूरा आपको पावर का कंसेप्ट दिया है, एनर्जी भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना, और पावर एनर्जी के बीच का डिफरेंस भी मैंने समझा दिया है कि अगर कुछ भी चीज अगर आप देख रहे हैं, देखिए भाई अब आप फिजिक्स अच्छे से पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को थोड़ा फिजिकली तौर से सोचिएगा, ठीक है ना, मतलब फिजिकली तौर से, यानी कुछ भी चीज़ अगर लिखा है मशीन के ऊपर 100 वाट। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, देखिए पावर के बारे में और यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए देखिए जो पावर है ना, पावर की अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडस्ट्रियल इकाई, ठीक है, इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रियल यूनिट अगर आपसे पूछ लिया जाए, पावर जो है ना, पावर की अगर इंडस्ट्रियल यूनिट अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा पावर की जो इंडस्ट्रियल यूनिट होती है, ठीक है ना, पावर की जो इंडस्ट्रियल यूनिट होती है वो होती है आपकी हॉर्स पावर, ठीक है ना, हॉर्स पावर, यानी कि अश्व शक्ति हम लोग इसे कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अश्व शक्ति, ठीक है, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। इंडस्ट्रियल यानी कि जो इंडस्ट्री में जो मशीन देख रहे होते हैं, उस मशीन में आपने देखा होगा हॉर्स पावर यूज करते हुए लिखा हुआ मिलेगा। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू कितना होता है, याद रखिएगा 746 वाट होता है, ठीक है। इसका मतलब फिजिकली अब आप समझ पा रहे होंगे। 1 मिनट में इसका भी कलर चेंज कर दूं, ठीक है ना, तो चीजें और भी अच्छी लगेगी देखने में। चलिए भाई, यानी हमने आपको यह बता दिया कि जो आपकी इंडस्ट्रियल यूनिट है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट होती है, जो इंडस्ट्रियल यूनिट क्या होती है आपकी, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू क्या होता है 746 वाट। यानी कि कोई मशीन है, ठीक है ना, ये मशीन M1 है जिसका शक्ति, ठीक है, कितनी है 2 HP है, यानी कि 2 हॉर्स पावर। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि 2 गुना 746 वाट है। इसका मतलब कैलकुलेशन 2 छक्के 12, 2 छक्के 8, 1 9, 2 7 14, 1492 वाट है। इसका मतलब क्या है सर, इसका फिजिकल मीनिंग समझाइए सर। इसका मतलब ये है, हम वाट को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, वाट को हम लोग लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, है ना।
इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड में ये जो मशीन M1 है ये 1 सेकेंड में कितना एनर्जी वर्क करेगी, कितना जूल वर्क करेगी, 1492 वर्क करेगी, 1492 जूल वर्क करेगी। समझ में आया। और कोई मशीन जिसका पावर 1 HP है तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है। इसका मतलब ये है कि वो मशीन जो है 1 सेकेंड में 746 जूल कार्य करेगी। समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, इतने डेप्थ में जा मतलब इतना छोटी छोटी चीजें हैं ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उसको लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन नेग्लेक्ट करने से काम नहीं चलेगा भाई, यहाँ से चीज़ों को आपको समझना होगा। अब एक चीज़ और मैं आपको एक चीज़ आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट, क्योंकि एलपी जैसे एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन पूछने की पूरी चांसेस है, ठीक है ना। एक मैट्रिक हॉर्स पावर आपसे पूछ लिया जाए तो इसको रट लेना है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 735.5 हॉर्स 735.5 वाट होता है। तो अब ये सब डाटा आपको याद ही रखना होगा। अब इसका आपको फिजिकली तो मैंने आपको समझा दिया, एक मैट्रिक हॉर्स पावर इक्वल टू 735.5 वाट, यानी कि कोई भी मशीन जिसमें लिखा हुआ रहेगा एक मैट्रिक हॉर्स पावर, इसका मतलब ये है कि वो मशीन जो है 1 सेकेंड में कितना जूल कार्य कर रही होगी, 735.5 वाट। क्लियर है भाई। चलिए यहां तक चीजें हो गया। तो पावर का मैंने पूरा थ्योरेटिकली और जो भी डाटा वाइज या फॉर्मूला वाइज जो हो, यहाँ पे हमने कुल मिलाकर के 4 फॉर्मूलाज आपको मैंने बताए हैं पावर की है, ठीक है। ये आपको हमने कुल मिलाकर के ये जो हमने बताया है आपको पावर की 4 फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आप देख ही रहोगे P4 पावर ही होता है, तो ये आप यहाँ से आराम से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है ये आपको मैंने कल करवाया है, एकदम देख लीजिएगा, और आज मैं उसका एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा दूंगा जो डाउट है आपके। चलिए ये हो गया आपका। अब एक आध क्वेश्चन कर लिया जाए भाई, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद ही चीजें और भी थोड़ी सी क्लैरिटी मिल पाती है। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन बोला गया है कैलकुलेट करना पावर। इंग्लिश में सुन लीजिएगा, कैलकुलेट द पावर, ठीक है ना। कैलकुलेट क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है पावर, यानी कि आपको शक्ति फाइंड आउट करनी है, शक्ति निकालनी है। कैलकुलेट द पावर ऑफ इंजन लिख दे रहे हैं या मशीन लिख दे रहे हैं, कैलकुलेट द पावर ऑफ मशीन, ठीक है। यानी कि कोई मशीन है, मशीन की आपको क्या करनी है भाई, शक्ति निकालनी है। मशीन की क्या करनी है भाई, आपको शक्ति निकालनी है, मशीन की शक्ति निकालनी है आपको, ठीक है। मशीन की आपको शक्ति निकालनी है। कैलकुलेट द पावर ऑफ मशीन, आप कहेंगे सर पावर निकालनी है हमें, ठीक है, किसकी, मशीन की। तो पावर हम क्या होता है कि कितना समय उसने लिया है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो सर आपके पास क्या होना चाहिए, समय, हमारे पास डाटा होना चाहिए, वर्क का डाटा होना चाहिए, यानी फोर्स होना चाहिए या डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। इसके अलावा mgh जैसी कुछ चीजें होनी चाहिए, फोर्स और वेलोसिटी होनी चाहिए। ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए निकालने के लिए, है ना। समझ में आ रहा ना। तो क्या अब इसके बाद आपको डाटा दिया गया, चलिए उस पर हम लोग बात करते हैं। तो कैलकुलेट द पावर, देखिए इसी तरह से न्यूमेरिकल्स को पूरा समझिए भाई, क्या है उसके एक एक लाइन को। और बोला इसके बाद ये क्या है कि वो मशीन जो है कितना कार्य करती है, वो मशीन जो है वो वर्क करती है 180 जूल। कितना कार्य करती है भाई, 180 जूल। और ये कितना समय लेती है इसके लिए, ये समय लेती है 9 सेकेंड। यानी कि ये जो कार्य करती है मशीन 180 जूल कार्य करती है, जिसके लिए ये समय लेती है 9 सेकेंड का। तो अब बताइए उसकी मशीन की शक्ति क्या है। यानी कि मान के चलिए कि ये कोई मशीन है भाई, ठीक है, ये कोई मशीन है मान के चलते हैं। इसके बारे में बोला गया है कि ये जो है ना वर्क करती है कितना, 180 जूल कार्य करती है। और 180 जूल को कार्य करने में ये जो समय लेती है वो समय लेती है 9 सेकेंड। तो हमें बताइए कि इस मशीन का पावर कितना होगा, ठीक है भाई, इसकी पावर कितनी होगी हमें बता दें आप। तो भाई पावर बताने के लिए हमें बस इतना पता होना चाहिए कि वो 1 सेकेंड में कितना कार्य करती है, तो हम इसका पावर बता देंगे। तो भाई पावर निकालना है तो चलिए हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है क्या कि ये जो मशीन है ना, ये जो मशीन है ये 9 सेकेंड में कितना कार्य करती है, 180 जूल कार्य करती है। हमें पावर निकालने के लिए एकांक समय यानी यूनिट इकाई पे हम लोग काम करेंगे। 1 सेकेंड अगर कर ले तो 1 सेकेंड में ये कितना कार्य करती है, अब हम लोग फाइंड आउट कर पा रहे होंगे। 1 सेकेंड में 9 दूनी 18, यानी कि कितना कार्य कर पा रही है, 20 जूल कार्य कर पा रही है। यानी कि ये जो मशीन है, ठीक है, ये जो मशीन है 1 सेकेंड में कितना कार्य कर पा रही है, 20 जूल कार्य कर पा रही है। और यही इसका क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। यानी इसकी पावर क्या आ गई भाई, 20 वाट बोल लीजिए या फिर 20 जूल पर सेकेंड बोल लीजिए। समझ में आया। तो पावर 20 वाट अगर लिखा है कहीं मशीन में, इसका मतलब क्या है कि ये जो मशीन है 1 सेकेंड में कितना जूल कार्य कर रही है भाई, 20 जूल कार्य कर रही है। समझ में आया। यानी आपने पावर इक्वल टू 20 वाट लिखा है या फिर 20 जूल पर सेकेंड लिखा है ना, 20 जूल पर सेकेंड लिखा है ना भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको सेकेंड को इधर ले आइएगा तो 1 सेकेंड में ये कितना कार्य कर रही है, 20 जूल।
और यही क्या है, इक्वल्स टू पावर है ना, पावर है। तो 20 वाट का मतलब कोई भी मशीन 1 सेकंड में कितना कार्य करिए, 20 जूल कार्य करिए। अब इसी को आप लोग रटे रटाए फॉर्म में क्वेश्चन को बनाते हैं, जो आज तक करते आए हैं, लेकिन आज हमने आपको एकदम प्रैक्टिकली खोल करके दिखाया है कैसे चीजें काम करती है न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला। तो आपको पता था 20 180 जूल कार्य करती है 9 सेकंड में। तो पावर निकालने के लिए फट से आप वर्क डन अपन टाइम फार्मूला चिपका देते हैं। वर्क कितना किया भाई, 180 जूल, टाइम कितना लगा 9 सेकंड, तो आ गया पावर 20 वाट, ठीक है ना, या 20 जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, 20 वाट। तो वही 20 वाट यहाँ भी आया था भाई, लेकिन हमने आपको तरीका सिखलाया है कि पावर होता क्या है। पावर होता है 1 सेकंड में किया गया कार्य, कोई कितना कार्य को कितना जल्दी करता है वो हम पावर से कैलकुलेट करते हैं, और उस व्यक्ति की क्षमता कितने देर तक कार्य करने की वो हमें एनर्जी बताती है, ठीक है। तो पावर निकालनी है तो भाई उस 1 सेकंड में हमें निकालना है। 9 सेकंड में ये 180 कार्य करता है, तो 1 सेकंड में 20 जूल कार्य करता है, वही उसकी पावर हो जाएगी। समझ में आया? एक बेसिक सा ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हुआ। अभी और भी बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन होगा, क्योंकि अब आपके बहुत अच्छे कंसेप्ट बिल्डअप हो चुके हैं। अब आज ये क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला जा रहा है कि कोई एक व्यक्ति है या कोई एक लड़की है भाई, ठीक है ना, कोई एक लड़की ही लेते हैं, क्योंकि गर्ल होकर के इतने अच्छी काम कर रही है, इतनी फिजिकली तौर पे स्ट्रांग है ये लड़की। एक लड़की क्या कर रही है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास मान के चलते हैं 20 kg है भाई, ठीक है। और ये लड़की यहाँ पे इस प्रकार से ये खड़ी है, इस प्रकार से ये लड़की खड़ी है, और ये क्या कर रही है, अपने हाथों से, ठीक है ना, अपने हाथों से इसको क्या कर रहे हैं, अपने ये सर पर उठा करके ला रही है भाई, रख रही है यहाँ पे, ठीक है, इस 20 kg को, 20 kg से ऑब्जेक्ट को। इट मीन्स इसको नीचे से ऊपर उठाकर अपने सर में रखने पर, ठीक है, ये मान के चलते h हाइट, यानी कि इस लड़की की जितनी हाइट होगी उतना हाइट इसने उठाया होगा भाई ऊपर, है ना, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। तो भाई इसके लिए इसके पास कितनी शक्ति है, तो हमें ये बताइए, इसका पावर कैलकुलेट करके बताइए कि 20 kg वस्तु को यहां मान के चलते हैं 5 मीटर हाइट ऊपर उठाया इसने, ठीक है ना, 5 मीटर हाइट ऊपर उठाई है ये लड़की ने इस ऑब्जेक्ट को। इसके लिए इस किसी के पास इसने कितनी शक्ति लगाई है इसको ऊपर उठाने में, या कितनी शक्ति की आवश्यकता होगी भाई। तो हमें पता है पावर क्या होता है, 1 सेकेंड में किया गया कार्य, है ना। पावर क्या होता है सर, 1 सेकंड में किया गया कार्य अगर हम निकाल ले, तो ये हम निकाल लेंगे कि ये लड़की ने इस ऑब्जेक्ट को 20 kg ऑब्जेक्ट को उठाने में कितना कार्य किया होगा। तो भाई एक बात बताइए, पहले आपको पावर कैसे निकलता है, 1 सेकंड में जो आपने कार्य किया है, किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य। तो ये लड़की ने नीचे से ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया था, आपको याद होगा मैंने बताया था बार बार, कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, mgh। कैसे आया ये अब मैं नहीं बताऊंगा। तो किया गया कार्य क्या आया भाई, 1 सेकंड में किया गया कार्य कितना आ गया भाई, mgh, ठीक है, कितना आ गया भाई, mgh आया, कितना आया भाई, mgh आया, ठीक है। अब यहां पे मैं एक चीज और आपको इंक्लूड बता दूं कि इसको समय कितना लगा है, इसको उठा करके अपने सर पर रखने में इसको समय लग रहा है 20 सेकंड। कितना समय लग रहा है, 20 सेकंड लग रहा है। कितना समय लग रहा है, 20 सेकंड समय लग रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोई वस्तु है 20 kg की और 5 मीटर हाइट, या तो अपने सर के ऊपर रख रही है या दीवार के ऊपर रख रही है, और उसका दीवार का हाइट या उसकी हाइट कुछ भी लिख दे, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, या केवल आएगा कि इसको 5 मीटर ऊंचाई तक उठाने में इसको 20 सेकंड का समय लगता है, तो इसके पास कितनी शक्ति होनी चाहिए इस 5 मीटर हाइट तक इस ऑब्जेक्ट को रखने के लिए, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो भाई हमें पता है ये 20 सेकंड में कितना कार्य कर रही है, 20 सेकंड में mgh कार्य कर रही है, क्योंकि इसको कितना कार्य करना पड़ेगा, जितना इस वस्तु, भाई सिंपल सी बात है ना, मैंने बताया था कितना कार्य करना होगा ऊपर उठाने में, जितना इसका भार है फोर्स उतना ही लगाएगा, हाइट जितना लगेगा, तो कितना mgh कार्य किया होगा, मास कितना है 20 है, g कितना आ जाएगा 10, हम लोग 10 ले रहे हैं, और अगर क्वेश्चन में 9.8 रहेगा 9.8 ले, हाइट कितना ले गया 5। इसको करने में इसने कितना समय लिया भाई, 20 सेकंड का समय लिया, ठीक है। तो चलिए इसको कैलकुलेशन कर लेते थोड़ा, यानी इसने 20 सेकंड में कितना कार्य किया है पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10 और ये 2 0 हो गया, यानी 1000 जूल कार्य किया है इस लड़की ने। यानी इस लड़की ने क्या किया है, 20 kg वस्तु को, ठीक है, 5 मीटर हाइट तक रखने में इसने कितना कार्य किया, 1000 जूल कार्य किया। ये 20 सेकंड में इसने इतना कार्य किया। अब आपसे लेकिन पूछा क्या है भाई, इस लड़की को कितनी शक्ति की आवश्यकता है, ये शक्ति आपसे पूछा, वर्क नहीं पूछा आपसे। तो भाई वर्क क्या होता है, 1 सेकंड में किया गया कार्य, है ना। तो हमें पता है 20 सेकंड में किया गया जो कार्य है वो 1000 जूल है। तो 1 सेकंड में किया गया कार्य क्या आ जाएगा, 1000 बाई 20, यानी कि क्या आ जाएगा, 20 25 50 जूल, यानी पावर कितनी आ गई भाई, 50 वाट, या फिर लिख सकते हैं 50 जूल पर सेकेंड, ठीक है।
समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइएगा। अब यही चीज को अब आप फॉर्मूला में डायरेक्ट कैसे पुट करके बनाएंगे, देखिए मैं दोनों चीज बता रहा हूँ, उसकी फिजिकली सिग्निफिकेंस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन में कैसे बनाएंगे, तो देखिए एग्जामिनेशन में बनेगा भाई इसको कितना मतलब पावर इसकी आवश्यकता है उठाने में, तो वर्क डन अपन टाइम। तो इस वस्तु को नीचे से ऊपर उठाने में इसने कितना कार्य किया होगा, mgh अपन टाइम, ठीक है। तो मास 20 है, g का वैल्यू 10, h कितना हाइट ले गया 5, टाइम कितना लग रहा है 20 सेकंड का समय लग रहा है ना, 20 सेकंड का समय। तो 20 से 20 कट जाएगा, तो 50 वाट इसकी क्षमता होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, तभी इस वस्तु को ऊपर उठा पाएगी। समझ में आया कि नहीं भाई, दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर है, पहले ये बताइएगा। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन, मैं अभी आपको अगला क्वेश्चन जो दे रहा हूँ, तीसरा नंबर का क्वेश्चन, कितना अच्छे तरीके से आपने पावर को समझा या एनर्जी को समझा, अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप लॉजिकली तौर से बना रहे, बाकी फॉर्मूला में कॉपी पेन यूज करके बना रहे, तो फिर मेरा मतलब नहीं रहा इतना समझाने का, ठीक है। बस ये मैं बताऊँ, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले अच्छे से। हाउ मच वर्क, हाउ मच अमाउंट, ठीक है ना, हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क, how much amount of work will be done, ठीक है ना, हिंदी में भी लिखेंगे, will be done by a 40 वाट मशीन या इंजन लिख लेते हैं, 40 वाट इंजन इन 20 सेकेंड, ठीक है। कोई इंजन है, ठीक है, कोई इंजन है, इंजन की शक्ति 40 वाट है, जो 20 सेकेंड तक कार्य कितना करेगी, ये आपको बताना है। 20 सेकेंड, ठीक है, जो हटा देते हैं। कोई इंजन की शक्ति 40 वाट है, तो 20 सेकेंड तक कितना कार्य करेगी बताइए, ठीक है। 20 सेकेंड तक कितना कार्य करेगी, 20 सेकेंड तक कितना कार्य करेगी बताइए, 20 सेकेंड तक कितना कार्य करेगी। देखिए इसको अगर मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स ने समझा होगा। तो उसने क्या पकड़ा भाई, हमसे पूछा है वर्क निकालना है कितना कार्य करेगी, शक्ति हमें पता है क्या है 40 वाट, पावर आपको दे दिया गया है इंजन की 40 वाट है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि ये जो इंजन है 1 सेकंड में कितना कार्य करती है भाई, 40 जूल कार्य करती है। लेकिन आपको निकालना 20 सेकंड तक ये कितना कार्य, अगर 1 सेकंड में 40 जूल कार्य करती है, तो क्या आपको ये सब के लिए कॉपी पेन छूने की आवश्यकता है। 20 से इधर मल्टीप्लाई कर दिए आपने, तो इधर भी आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 चौके 80 हो गया, यानी कि 80 जूल कार्य करना पड़ेगा, यानी 800 जूल कार्य करना पड़ेगा, है ना। अब इसको फॉर्मूला में आप बना रहे होंगे, तो देखिए आपको पता है पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपन टाइम होता है, ठीक है। पावर की वैल्यू आपको दे दी गई है कितना, 40 वाट, ठीक है सर। यहाँ पे आपको वर्क निकालना है, टाइम आपको दे दिया गया है 20 सेकंड, तो यहाँ से आप वर्क निकाल लेंगे 40 गुना 20, ठीक है। तो 4 दुनिया 800 जूल। अब ये तरीका बहुत शानदार है दोस्त, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतने चीज़ों को आप लिखें। आप क्या करें अब एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपका पूरा कंसेप्ट खुल चुका है, यूनिट देख करके चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ें कि हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन बाय अ 40 वाट इंजन इन 20 सेकंड, वो इंग्लिश वालों के लिए। हिंदी वालों के इंजन, कोई इंजन जिसकी शक्ति 40 वाट है, तो 20 सेकंड में इसको कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हमने देख लिया 40 वाट है, यानी कि 1 सेकंड में 40 जूल कार्य करता है, तो 20 सेकंड में 40 गुना 20, सिंपल से बस इतना आपको काम दिमाग में करना होगा। 40 गुना 20 तो मैथ्स है, तो भाई 800 जूल आराम से आप लिख करके टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। ये भी क्लियर है ये क्वेश्चन। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस एक सेशन में चलेगा अलग से, ठीक है। तो इसलिए अब इसको हम लोग रोकते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन पे हम लोगों का जो थोड़ा सा आपका डाउट रह गया है, इससे पहले ये वाला कंसेप्ट भी सीख लेते हैं, क्योंकि नया कंसेप्ट है ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन वाला, ताकि जो स्टूडेंट जाना चाहेंगे वो चले जाएंगे इस क्वेश्चन के बाद, जो पिछला क्लास अगर समझ गए हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है, आपको जब भी सर्कुलर मोशन के बारे में जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, सर्कुलर मोशन में आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि मान के चलते ये कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई एक गाड़ी है इस प्रकार से, ठीक। अब आपको पता है वृत्त गति का सर्कुलर मोशन मैंने समझाया है कि सेंटर में क्या कर रहा था, एक फोर्स कार्य कर रहा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब इसका जो डायरेक्शन वेलोसिटी यानी कि वेग का जो डायरेक्शन, इस पर हम क्या करते हैं, एक टेंजेंशियल यानी कि परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं, जहां भी अगर ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, ठीक है, तो इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो काम कर रहा होगा, इसका काम जो कर रहा होगा वो तो सेंटर की ओर कार्य कर रहा होगा ना, और इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियली इस प्रकार से खींचते हैं कि नहीं। अभी हम उस पर आएंगे, चलिए इसको हटाइए, पहले इसको समझिए। हम आपको ये बता रहे हैं कि कोई एक गाड़ी है, ठीक है, तो सेंटर की ओर
ठीक है। इस प्रकार से एक फोर्स काम कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और इसकी जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन क्या है भाई, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। वेलोसिटी का डायरेक्शन जो सर्कुलर मोशन वहां पे टेंजेंशियली यानी क्या होता है, यानी कि जो टेंजेंट आप जो खींचते हैं उसका जस्ट परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर आपको खींच दिए अपनी लाइन, ठीक है। इसको हटाइए। तो ये तो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब आपको पूछा जा रहा है कि इसके द्वारा किया गया वर्क बताइए मेरे भाई, ठीक है ना। इसके द्वारा किया गया वर्क बताइए क्या होगा। तो इसके द्वारा किया गया जो वर्क है इस वृत्तीय गति में क्या है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की भी होगी, ठीक है सर। ये मैंने पहले क्लास में ही बताया था। इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन क्या रहेगा भाई, यही रहेगा। चलिए इसको अच्छे से मैं बना दूं, यानी डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन क्या है सर, यही है। तो एक बात बताइए, फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की ओर है, ये वाला है ना, सेंटर की ओर है। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या रहा भाई, इसके जस्ट 90 डिग्री में। तो 90 डिग्री में किया गया कार्य, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर एंगल 90 डिग्री है तो वर्क क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए सर्कुलर मोशन का जब भी सवाल देख लेंगे भाई आप, अब होगा क्या ना, एग्जामिनेशन में विथ लिखा ही नहीं रहेगा, सर्कुलर मोशन मेंशन ही रहेगा इस प्रकार से कि सन है, सन के चारों तरफ क्या है भाई, आपकी पृथ्वी, ठीक है ना। यानी कि कोई ग्रह है जिसके सूर्य ग्रह के चारों ओर कोई अर्थ जो है उसकी परिक्रमा कर रही है, ऐसा रहेगा। या बोल देगा कोई ग्रह है उसके चारों तरफ कोई उपग्रह, ठीक है, उसकी परिक्रमा कर रही है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, कुछ नंबर वैल्यू दे दिया गया। तो कोई भी हो, ग्रह उपग्रह या सूर्य के चारों तरफ आपकी ये चंद्रमा ही घूम रही है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, तो ये सारा ही सर्कुलर मोशन है। तो बस वही सिंपल लॉजिक है। तो ये पृथ्वी भी क्या करेगी, केंद्र की ओर एक फोर्स लगा रही हुई, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो हमेशा सर्कुलर मोशन में किया गया कार्य क्या होता है, वो जीरो होता है। ये क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था क्या, कि देखिए ये है जैसे कि दरवाजा मैं बनाना चाह रहा हूँ, ये एक कुट्ठी हो गई, ठीक है। और इस प्रकार से आपका ये दरवाजा हो गया ये, ठीक है ना। और यहाँ से आपका ये हैंडल हो गया, यहाँ नहीं होगा, हैंडल ऊपर रहेगा, ठीक है। ये रहा हैंडल। अब आपको बोला जाएगा दरवाजा बंद करने में, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, दरवाजा को, डोर को बंद करने में, दरवाजा को बंद करने में या फिर दरवाजा को ओपन करने में, ठीक है, या खोलने में किया गया कार्य क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, कार्य क्या होगा बताइए, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो बंद करने में बहुत लोग पॉजिटिव कर देते हैं या नेगेटिव या खोलते, तो उसको पीछे समझिए भाई। देखिए जब आप दरवाजे को बंद कर रहे हैं यानी कि आप कोई फोर्स लगा रहे हैं जिसके कारण दरवाजे में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी आप क्या कर रहे हैं भाई, कोई कार्य कर रहे हैं, है ना। तो कार्य कभी भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कैसे डिसाइड होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के ऊपर, है ना। अगर डायरेक्शन सेम रहा तो पॉजिटिव, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट रहा तो नेगेटिव। अब दरवाजे के केस में क्या हो रहा है, उसको पहले आप घर के दरवाजे के पास खड़े हो जाइए और दरवाजे को दरवाजे के हैंडल को आप हाथों से पकड़ लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से पकड़ ले हाथों से। और अब क्या करें भाई, दरवाजे को बंद करिए। तो दरवाजे को अगर बंद करेंगे तो फोर्स इधर लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स इधर लग रहा है और दरवाजा भी इधर ही आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्शन सेम है। तो दरवाजे को बंद करने के केस में किया गया कार्य क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा। अब दरवाजे को खोलिए, अगर यह दरवाजा बंद है तो आप फोर्स आप इधर लगाएंगे और दरवाजा भी इधर ही जा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि खोलने और बंद करने दोनों के केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, यानी कि वर्क क्या होगा, हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो ये दरवाजा वाला डोर, जब भी डोर वाला जो क्वेश्चन रहता है, खोलने और बंद करने में किया गया कार्य, तो हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव वर्क होता है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इक्वल होता है। हो गया भाई। अब आइए ये क्वेश्चन क्या था भाई, अब इस क्वेश्चन का हम लोग काम करते हुए आज का क्लास को खत्म करेंगे। पावर मेरा पूरा खत्म हो रखा है, लेकिन इसको अच्छे से समझ लीजिए थोड़ा सा। आज मैं पूरा इसको पूरा डेराइव भी कर देता हूँ, इसको समझिए। क्वेश्चन में ये बोला गया, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो वस्तु है भाई, ठीक है, जिसका द्रव्यमान आपको दे दिया गया है m1 है और m2 है, और बोल भी दिया गया है कि जो दो वस्तु जिसका मास m1 है उसका मास अधिक है दूसरे वस्तु के मास से। और बोला ये गया कि दोनों जो है समान वेग से क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ, इंग्लिश वाले पढ़ लेंगे, ठीक। और बोला गया कि प्रत्येक पर समान मंदक बल लगाया गया। मंदक बल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट उधर मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, यानी कि ब्रेक लग रहा है, ठीक है, ब्रेक लग रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, ब्रेक लगने के बाद गाड़ी कुछ दूर चल करके रुक जाएगी। तो m1 ऑब्जेक्ट s1 डिस्टेंस कवर करके रुकती है और s2 डिस्टेंस कवर करती है जो m2 वाला ऑब्जेक्ट है। तो अब बोला गया है कि दोनों के बीच का रिलेशन बताइए, यानी s1 s2 से ज्यादा होगा, s1 इक्वल होगा, लेस देन होगा। ये इसका कंसेप्ट, क्वेश्चन समझ में आया नहीं, क्वेश्चन समझ में आया, कल वाली वीडियो देखिए, कल मैंने पूरा समझाया भी है।
चलिए मैं लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, अभी फिर से आपको अभी डायग्राम बनाऊंगा तो वो पूरा समझ में आ ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये तो रहा भाई क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम में बना करके कंसेप्ट को क्लियर करते। देखिए समझिएगा भाई, क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि कोई एक गाड़ी है या ऑब्जेक्ट कुछ भी ले लेते हैं, हम एक गाड़ी ले रहे हैं जिसका मास m1 है, और एक जो गाड़ी है ये कार हो गई, ठीक है, ऐसे समझिए इसकी मास m2 हो गई, ठीक है। यानी ये भाई बस मैं ले रहा हूँ इसको, और ये तो आप कार देख ही पा रहे होंगे। चलिए ठीक है, और यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, कार का मास और बस का मास, ये कैलकुलेशन में सिंपल सी बात है भाई, m1 ग्रेटर देन m2 होगा, ये तो भाई अंडरस्टूड है। और यही क्वेश्चन में दिया गया, इसलिए हम इसको बस माने ताकि इसका मास अधिक हो, ले लें, ठीक है ना। इसको m1 को हम कार क्यों नहीं लिए, समझ में आ रहा है, क्योंकि कंडीशन दिया ना m1 ग्रेटर देन m2, तो कार का मास तो बस से ज्यादा होगा नहीं। चलिए अब बोल रहा है ये क्या कि दोनों जो है ना समान, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दोनों समान वेग से, जब भी ये कंडीशन रहे कि दोनों समान वेग से चल रहा हो। चलिए दोनों की जो इनिशियल स्पीड है, एकदम इनिशियल स्पीड u1 हो गया और इसकी इनिशियल स्पीड u2 है, दोनों क्या है, इक्वल है, यानी u1 इक्वल्स टू u2 है। तो हम यहाँ पे पहला कंडीशन ये लिख लिए, ये दूसरा कंडीशन हो गया, ये रहा आपका पहला कंडीशन, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से हटा लेते हैं, यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं m1 ग्रेटर देन m2 है, ये दूसरा कंडीशन था। चलिए ठीक है, अब आ जाइए, बोला ये क्या है कि अब यहाँ पे क्या किया, ब्रेक लगा, यानी कि रिटार्डेशन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है और इधर भी रिटार्डेशन फोर्स लगा F2। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए, यदि प्रत्येक पर समान मंदक बल लगाया गया, ठीक है ना, तो यानी कि जो ब्रेक अप्लाई हुआ है, यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स भी क्या है, इक्वल है। तो तीसरा भी केस क्लियर है, F1 इक्वल्स टू F2 है आपका, ठीक है। चलिए तो ब्रेक लगने के बाद सिंपल सी बात है भाई, जो बस है कुछ दूरी चली, उसके बाद ये जाकर के बस क्या हो गई, यहाँ पे आकर रुक गई है, रुक गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो है आपका S1, ठीक है। अब ये कार भी आकर के कुछ दूरी चल करके, ये भी तुरंत ब्रेक मारने पे तो गाड़ी रुकता नहीं है, ट्रेन भी देखते हैं स्टेशन से पहले ही ब्रेक लगती है, जाते जाते स्टेशन पे फिर वो रुक जाती है। तो ये आकर के रुक गए, तो इसकी भी वेलोसिटी 0, तो इसने भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा मेरे भाई, ये ट्रेवल किया है आपका S2, ये आपका क्वेश्चन में दिया S2। अब यही S1 और S2 के बीच का रिलेशन ऑप्शन में दिया, देखिए S1 किसके लिए है, m1 मास के लिए, यानी बस के लिए हो गया, m2 के लिए S2 है, ऐसे समझते हैं इन सारी चीजों को, ठीक है ना। आगे यहाँ लिखा नहीं गया कि m1 S1 डिस्टेंस कवर किया, लेकिन समझना होगा, क्योंकि m1 अगर पहले है तो S1 किसके लिए है, m1 के लिए, क्योंकि S1 यहाँ, अगर यहाँ S2 होता तो m1 यानी बस S2 डिस्टेंस कवर करते, जो आगे लिखा हुआ वो आगे वालों के लिए होगा। चलिए तो अब सिंपल सा लॉजिक लगाइए, हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी गति इंक्रीज हो जाए, आज भी मैंने बताया, या फिर घट जाए। तो देखिए इंक्रीज यहाँ हुआ या घट गया, या घट गया है, तो घटने में इसने क्या किया होगा, कुछ कार्य किया है, बिल्कुल आपने देखा फोर्स लगाया सर, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो भाई फोर्स लगा होगा, यानी कि कुछ ना कुछ कार्य हुआ है, यानी ब्रेक लगा के कार्य किया गया दोनों केस में। तो चलिए दोनों केस में हम लोग निकालते हैं, ये ऊपर 1 में W1 हो गया और नीचे लिख ले रहे हैं हम लोग WT, ठीक, W2। तो क्या कार्य क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, S1 हो गया, ये फोर्स 1 हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे कि नहीं, पहले ये बताइएगा भाई। और इसके द्वारा किया गया कार्य होगा F2 इंटू S2, ठीक है, क्या होगा भाई, F2 इंटू S2। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे नहीं लिख के हम लोग यहाँ करते हैं। अब एक बात बतलाइए, क्योंकि हमने आपको बता रखा है, यहाँ पे मैं वो उतना डिटेल करने की आवश्यकता नहीं, मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज या घटानी है या बढ़ानी है, तो किया गया कार्य किसके बराबर होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य एनर्जी ऊर्जा थ्योरम से क्या होता है, उसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 2 लिख ले रहे हैं, इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी 1 लिख ले रहे हैं, ठीक है भाई। अब आ जाए W1 इक्वल्स टू W2 लिख सकते हैं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या आएगा, चलिए यहाँ पे लिखते हैं हाफ, उसके बाद हो जाएगा m फाइनल काइनेटिक एनर्जी, चलिए इसको मैं पूरा और भी डेप्थ में लिख दे रहे हैं, एकदम बेसिक्स में। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गया माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, किसके लिए, बस के लिए ये हो गया, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, किसके लिए, कार के लिए, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आप क्या लिखेंगे, हाफ m1 बस की, और फाइनल वेलोसिटी क्या है भाई, v1 स्क्वायर, माइनस हाफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी m1, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी भाई, u1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब कार का अगर हम लोग लिखना चाहे फाइनल और इनिशियल, तो अब आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हाफ कार की मास m2, फाइनल वेलोसिटी v2 का स्क्वायर, ठीक है। और इनिशियल अगर आप लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, हाफ m2 मास कार की और इनिशियल u2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए
अब आ जाइए यहाँ पर W1 की जगह और W2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट F1 S1 अपन F2 S2। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आइए मेन मुद्दा, जो यहाँ पे मैंने कल इतना नहीं लिखा ये सब चीजें, है ना, ये सब चीजें मैंने नहीं लिख करके डायरेक्ट मैंने आपको वहां पे शॉर्ट में लिख करके बताया था, बस अभी मैं आपको यहाँ पे कर दे रहा हूँ क्लियर। देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई भाई, फाइनल वेलोसिटी देखिए बस की भी 0 है, ठीक है, और कार की भी 0, यानी v की वैल्यू 0 है, यानी ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, ये भी पूरा टर्म 0 हो गया, यानी कि यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 0 माइनस, ठीक है, यहाँ आप क्या लिखेंगे हाफ m1, ये u1 है, ठीक है, u1 का स्क्वायर, चलिए ठीक, यहाँ पे भी 0 आएगा, हाफ m2 u2 का स्क्वायर, है ना। अब एक चीज देखिए, इनिशियल स्पीड दोनों की सेम है, यानी u1 u2 ये दोनों सेम है, तो आप ये u1 को u2 को काट सकते हैं कि नहीं, बताइए, यानी कि u1 इक्वल्स टू u2 इक्वल्स टू u लिख दें, तो यानी कि ये u है, ये u, तो u कट गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या कट रहा देखेंगे ध्यान से, तो ये हाफ से ये हाफ कट गया, बिल्कुल। अब देखिए फोर्स भी सेम लग रहा, ब्रेक भी सेम लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं F1 F2 भी सेम लग रहा है, यानी अब आपका रिलेशन क्या आ गया, S1 अपन S2 इक्वल्स टू क्या आया है, यहाँ पे देखेंगे M1 अपन M2 बचा हुआ है, यानी M1 अपन M2 बचा हुआ है भाई, ठीक है। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या रिलेशन आया, ये क्या हो गया भाई, आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, और ये क्या हो गई सर, मास हो गई, है ना। S1 यहाँ M1 S2 M2, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, मास की होगी। ये कब होगी, जब दोनों वस्तु हेवी व्हीकल्स या लाइट व्हीकल्स, हेवी ऑब्जेक्ट या लाइट ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा ना, भारी वस्तु या हल्की वस्तु, कल वाली चीजें मैंने याद बताया, याद करिए। जब ये केस होगा और दोनों की वेग समान होगी, यानी कि सेम वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, सेम वेलोसिटी यानी कि समान वेग होगी, तब इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि ब्रेक लगाने के बाद ये जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, ये डिपेंड करेगा उसके मास के ऊपर। जितना ज्यादा मास होगा, देखिए जितना ही ज्यादा मास, डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा होगा। तो ट्रेन का मास ज्यादा है, इसलिए वो थोड़ा अधिक दूरी तक ट्रेवल करती है, इसलिए स्टेशन से बहुत पहले ही ब्रेक मार दिया जाता है। अगर वहीं बस है तो बस थोड़ा सा और करीब पहुंचेगा तब लगेगा, अगर बाइक है तो एकदम सामने ही जाके आप ब्रेक मारते, क्योंकि उसकी मास कम है, तो मास कम है तो भाई डिस्प्लेसमेंट भी कम तय करती है। तो भाई आप सिंपल सा अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये रिलेशन अब आपको समझ में आ गया कि S1 ज्यादा होगा या S2 ज्यादा होगा, बताइए। तो जिसका मास ज्यादा है, तो मास किसका ज्यादा है, बस का ज्यादा है कंपैरेटिवली कार से, कार की तुलना में बस की मास अधिक है, बस की मास अधिक है तो S1 ज्यादा दूरी जाएगा, ज्यादा दूरी चलेगा, S2 कम होगी इससे, तो S1 ग्रेटर देन S2 होगा, ठीक है। कल मैंने S2 ग्रेटर देन S1 इसीलिए बताया था क्योंकि यहाँ M2 लिया था, यहाँ M1 लिया था, तो कल से फिर कंफ्यूज मत हो जाएगा, इसको लेकर एकदम बेसिक सी चीजें थी है, ठीक है। अब इसको लेकर डाउट नहीं करेगा, इसलिए मैंने ये चीज भी बता दिया आपको कि कल वाला आंसर को लेकर फिर आंसर के पीछे मत भागिए भाई, कंसेप्ट के पीछे भागे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया ना, देखिए ये जो लाइन मैंने आपको लिखा, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास जो होता है, जब दोनों वस्तुओं क्या होगी भाई, इनिशियल वेलोसिटी सेम होगा और सेम फोर्स अप्लाई होगा, यही चीज यहाँ पर लिखा गया। तो आप जब रिवीजन करेंगे इसको कब समझेंगे, जब 10 बार इसको आप पढ़ लिए होंगे। एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, कब, जो दोनों वस्तु की समान वेग होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप बना पा रहे होंगे अब अच्छे तरीके से, ठीक है। एकदम बेसिक से मैंने चीजों को क्लियर यहाँ पे किया है, जो आपके डाउट है उसको मैंने न्यूमेरिकली इस बार बना करके दिखा दिया। तो एग्जामिनेशन में इतना आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पे बस देख लेना है डायरेक्ट क्वेश्चन को, क्या यहाँ पे क्वेश्चन ये देख लेना है क्या है कि दोनों के जो वेग है समान वेग है, यही कंडीशन आपको याद रखना, ठीक है। सेम वेलोसिटी है, तो सेम वेलोसिटी है, तो यहाँ पे हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होती है, तो मास जिसका ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उसका अधिक होगा। अभी इसमें दो केस और बनता है, ठीक है, तो अब वो दो केस अभी मैं आपको नहीं जिक्र कर रहा हूँ, पहले एनर्जी पढ़ लेंगे, जब क्वेश्चन सेशन करेंगे तो उसको ही स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इसको दोनों केस को लेकर, और उसको फिर एक जगह रख देंगे, उसका तीनों कंडीशन क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इतने पावर का आपने क्वेश्चन भी लगा लिया यहाँ पे, ये भी क्लियर हो गया आपका, ठीक है ना भाई, पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलना आपको। ये हो गया इधर, तो इसको भी हम लोग क्लियर कर ले रहे हैं। सारे फॉर्मूलाज वगैरह यहाँ मैंने एक जगह कलेक्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। पावर एनर्जी समझ में आ रहा है आपको, पावर एनर्जी का फिर से, पावर क्या है भाई, कितने समय में आपने कितना कार्य किया है, कोई भी चीज को आप कितना जल्दी कर लेते हैं ये डिपेंड करता है कार्य पे, कोई कितना व्यक्ति कितना देर तक काम करता है, कितनी उसकी क्षमता है, वो एनर्जी बताती है, ठीक है। चलिए ये भी कार्य हो गया इधर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको भी, अब ऐसा नहीं है कि जिसकी पावर अधिक उसकी एनर्जी भी अधिक होगी, है ना, ये भी चीज़ अब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। एक मिथ जो होते हैं स्टूडेंट्स के अंदर,
मैंने पहले ही कहा था भाई फ्री की क्लास। अच्छा अब एक चीज़ है भाई, आप लाइक शेयर जरूर करिए, ठीक है। आज का क्लास एंड करते हैं, कल एनर्जी खत्म करेंगे, काइनेटिक एनर्जी तो समझ में आ गया ना, एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता है। यानी कि एनर्जी कुछ नहीं है, कार्य है जो आप कितने समय तक कर सकते हैं। तो जूल एनर्जी, एसआई यूनिट, स्केलर क्वांटिटी, ये भी क्लियर हो गया। अब बस काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है, तो काइनेटिक एनर्जी का मैं आपको हल्का समझा देता, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। यानी यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी जो है ना, ये आपका भी यानी कि वेलोसिटी यानी कि गति के कारण जो कार्य होता है। जैसे कि मान के चलिए भाई ये बुलेट है, इसे जो गोली फायर की गई है, ठीक है, गोली निकली है भाई, तो इसके द्वारा किया गया कार्य है। तो ये जो कार्य हो रहा क्यों, इसके मोशन के कारण। गन ने कितना कार्य किया, तो इस गन जो कार्य किया वो किस कारण, इस बुलेट के मोशन आने के कारण यहाँ पे कार्य किया गया। तो यहाँ पे कौन सा कार्य हुआ, गतिज ऊर्जा होगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ, यहाँ से यहाँ चला गया, तो इसके क्या हुआ है, पोजीशन चेंज हो गया, स्थिति में चेंज आया, तब इसकी स्थिति यानी कि हाइट में चेंज आया है। अब यानी कि स्थिति में चेंज हुई, इसकी पोजीशन चेंज, तो पोजीशन में चेंज के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला mgh लिखते हैं। क्योंकि यही चीज मैंने इनिशियली बताया वर्क में कि यहाँ से यहाँ उठाने में कितना वर्क किया, तो इसकी पोजीशन चेंज हुई ना भाई, तो यहाँ पे किया गया वर्क था वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। अब मैं जब लिखूंगा mgh यानी कि W इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि यहाँ पे अब ऐसे भी समझिए, ये गाड़ी यहाँ से यहाँ आ गई, तो यहाँ पे जो कार्य किया गया, ठीक है, यहाँ कार्य किया गया किस कारण, गति में गति आने के कारण, यानी कि यहाँ पे वर्क डन हुआ काइनेटिक एनर्जी के कारण। लेकिन यहाँ से रखा हुआ वस्तु यहाँ आ गया, तो यहाँ पे भी आपने वर्क किया, लेकिन ये वर्क क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। क्योंकि एनर्जी कुछ नहीं है भाई, क्षमता, कार्य करने की क्षमता ही है। यही चीज तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बाकी कल फॉर्मूला वगैरह बता के कल न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे और भी अच्छे से। वर्क एनर्जी थ्योरम तो हमने आपको करवा ही दिया है, तो उसके लिए भी परेशान नहीं होने की आवश्यकता है। तो एनर्जी कुछ नहीं है, कार्य ही है, बस उसकी क्षमता को वो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। एनर्जी भी ऑलमोस्ट आपको क्लियर ही कर दिया हूँ। बाकी एक देखिए पेड क्लास में तो और भी चीज़ें बहुत शानदार वे में, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने दिखाया है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मैंने बहुत अच्छे से एकदम आप फील कर पाए, जैसे आज फील किए ना वैसे बहुत चीज़ें मैंने फील कराया है एप्लीकेशन में भी। तो भाई जो जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पे कमेंट सेक्शन में एप्लीकेशन का लिंक भी दिया गया है, ठीक है। पार्ट 2 पार्ट 3 का भी 1 का भी लिंक मिल जाएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शेयर लाइक जरूर करिएगा।